chapter that is the living world. Welcome all of you. So guys, हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, राइट, एंड 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर, और इसके बेसिक्स जो हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है सो दैट आप बाकी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को ईजीली अंडरस्टैंड कर सको. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन दैट व्हाट इज लिविंग. सो बायोलॉजी सभी बच्चों ने लिया है, राइट, एंड बायोलॉजी में हमारे पास बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ. बट लाइफ की स्टडी से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज लिविंग. एक्चुअल में हम किसी चीज़ को लिविंग कब बोलते हैं, राइट? सो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ. ऑलराइट, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है दैट इज कंसिडर्ड एज लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे से बेबी होते हैं एंड धीरे धीरे डेवलप होते होते हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज होता है, हमारा टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव होता चला जाता है एंड सो ऑन, राइट. सो बेसिकली वी आर शोइंग ग्रोथ. अगर हम एक छोटे से प्लांट की बात करें, राइट, अगर मैं एक बड़े से ट्री की बात करूं तो क्या था? इनिशियली हमने सीड को सो किया, वो एक सैपलिंग बना, सैपलिंग से वो बेबी प्लांट बना एंड स्लोली ग्रो होके पूरा ट्री बन गया, एंड दैट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. आप सिंपल से एक बैक्टीरिया की ही बात कर लो. अगर एक बैक्टीरिया की बात हो रही है, ऑल्दो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन एज सुन एज द बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, राइट, अगर वो दो बैक्टीरिया में स्प्लिट करता है सो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? जो हमारे पास इनिशियल स्टेज है उसका साइज छोटा होगा एंड धीरे धीरे वो ग्रो करके अपना एक्चुअल ओरिजिनल साइज अटेन करेगा. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो शोइंग ग्रोथ. सो दिस इज क्वाइट जस्टिफाइड कि जो भी चीज़ लिविंग होती है वो ग्रोथ शो करती है. इस स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा. लेकिन हमारे पास हर वो चीज़ जो ग्रोथ शो करती है वो लिविंग नहीं होती. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स का साइज इंक्रीज होता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कूड़े का पूरा एक ढेर है, मान लो आपके घर के पास एक कूड़े का ढेर है, ठीक है, कोई उसको साफ करने भी नहीं आया और लोग क्या करेंगे? कूड़ा उसी के ऊपर फेंकते रहेंगे, धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा. तो क्या दैट पाइल ऑफ गार्बेज विल बी कंसिडर्ड एज लिविंग? नो, राइट. सो बेसिकली हर लिविंग चीज़ ग्रोथ शो करती है, लेकिन हर वो चीज़ जो ग्रोथ शो करती है वो लिविंग नहीं होती. सेकेंड फैक्टर इज रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है. अब आई एम हैविंग दिस पेन इन माई हैंड और ये पेन, इससे दो नहीं बन जाएंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग है, राइट. सो बेसिकली अब मैं बात कर रही हूँ हिमालयन रेंज की. हिमालयन रेंज रिप्रोड्यूस होकर दो हिमालयन रेंजेस बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. सो बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन जो भी चीज़ें हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सिर्फ इस बेसिस पे कि वो रिप्रोड्यूस करता है या वो नहीं करता है, इस बेसिस पे हम उसको लिविंग डिक्लेयर नहीं कर सकते. अब मान लीजिए देयर इज़ अ कपल, ओके, और दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, राइट. वो जो फीमेल है वो शायद कंसीव नहीं कर पा रही है किसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या वो फीमेल नॉन लिविंग कंसिडर करी जाएगी? या फिर अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल लें, दैट इन फीमेल्स आफ्टर मीनोपॉज, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा का पूरा एक स्पैन होता है. सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइफ में फिनिश हो जाती है अबाउट द एज ऑफ 45 से 50 की एज में जब मीनोपॉज आ जाता है, तो क्या उसके बाद जो ऑब्वियसली वो फीमेल उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन क्या उस फीमेल को हम नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. शी इज अ वेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है ये भी जस्टिफाइंग फैक्टर, जस्टिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. Moving further to our next factor, that is living organisms show metabolism, and that is absolutely true. कोई भी, अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं एट अ टाइम. हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है. अभी अभी आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ, मैं अभी खाना खाकर आई हूँ एंड मेरा फूड जो है अपने डाइजेशन पे काम कर रहा है, राइट. एंड हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे एंजाइम्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, सभी के सभी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं. ओके, और ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे बात करूँ तो
वो होती है हमारे सेल्स के अंदर, राइट। हमारे सेल के अंदर ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं बेटा, एक है मेटाबॉलिज्म और एक है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई चीज़ लिविंग है सो 110% उसमें ये दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी। मेटाबॉलिज्म उसकी बॉडी शो करेगी तो ही वो लिविंग है, और कोई भी चीज़ जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि ये बात तो पक्की है, इसमें कोई भी हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, जैसे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के केस में था। ऑल राइट, एंड हमारे पास एक और फैक्टर है, दैट इज द फिफ्थ फैक्टर, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस शो करते हैं, दैट मीन्स अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, दे डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, सो बेसिकली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। इसको हम अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, आप बोलोगे मैं किसी प्लांट, मेरे घर के बाहर एक प्लांट है, मैंने उसको ज़ोर से डांटा बट उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। हाँ, सो बेटा रिएक्शन एज इन, अगर आप उसकी सॉइल के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स डाल दोगे तो वो रिएक्ट करेगा ना, डेफिनेटली, राइट। और अगर आप उसके रूट्स को अगर आप कट कर दोगे तो धीरे धीरे पूरा प्लांट जो है वो सूख के मर जाएगा। तो वो रिएक्शन शो कर रहा है आपके एक्शन के लिए, राइट। सो बेसिकली दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। आपके पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप उस पत्थर को अगर धक्का मार रहे हो तभी वो वहां से हिलेगा, अगर आप उसको जोर से डांट रहे हो तो वो वहां से नहीं हिलेगा, राइट। सो बेसिकली अगर आप इस चीज़ को मतलब कॉन्शियसनेस यानी कि अपने सिक्स्थ सेंस जो है उसका रिस्पॉन्स करें, ठीक है, किसी भी चीज़ पे। अगर आप किसी भी चीज़, अगर आपको कोई यू हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो यू कैन फील, यू कैन द टच, यू कैन फील द टेस्ट, राइट। तो ऑल दी सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग फॉर यू। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, ओके, और आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है डेफिनेटली। सो इट इज़ जस्टिफाइड दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि, अब इनमें से ये 3 फैक्टर्स तो डेफिनेटली जस्टिफाइबल हैं, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इनमें एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई। सो फर्स्ट 2 जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और ये जो बाकी के 3 हैं इन्हें हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर विद यू पीपल। नाउ इन पूरी की पूरी डिस्कशन के बाद हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑलराइट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा, how are we gonna define it? That it is self-replicating, it is evolving, definitely इनके पास genetic material होगा, it will keep on evolving and self-regulating interactive systems, okay. So they are considered as the living organisms and also they are capable of responding to the stimulus. कोई भी stimulus इनको अगर मिलेगा, है ना, तो that will be consciousness, right. वो अपने किसी भी stimulus को respond कर सकते हैं, all right. So basically this is called as a living organism. All right, I hope this much is clear. Now moving on to our नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इससे पहले का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण करना किसी चीज़ का। हमारे पास हमारी अर्थ पे देयर आर सो मैनी स्पीशीज, राइट। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.8 to 1.9 जो मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट, राइट। तो अब अगर मैं इस नंबर को कंसिडर कर रही हूँ, इतनी सारी स्पीशीज अगर
प्रेजेंट हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका नाम रखें ताकि हम उसके ऊपर जब रिसर्च करें तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटा प्रेजेंट हो। अब कोई भी, अब यार घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर हम उसका नाम ना रखें और मान लो एक खानदान में किसी का नाम रखा ही नहीं जा रहा है, तो कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी, पता कैसे चलेगा कि किसकी बात हो रही है, राइट। तो सिमिलरली, और ये तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात है, ये तो हम सिर्फ एक स्पीशीज होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उनकी नेमिंग करी जाए। ओके, सो नेमिंग के लिए हमारे पास एक सिस्टम आया नॉमेनक्लेचर का, जो कि दिया गया था बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे बेटा बायनोमियल वर्ड से ही हमें पता चलता है कि नाम के दो पार्ट्स होंगे, राइट। जैसे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, सिमिलरली हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम ऑब्जर्व करते हैं दैट देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ द नेम। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी नाम इसका रख लेगा अपनी ही मर्जी से, हमने बोल दिया चिंटू पिंटू कुछ भी हमने नाम रख दिया। नो, वी हैव टू हैव द पर्टिकुलर रूल्स, पूरा का पूरा हमारे पास एक प्रिंसिपल सेट होने चाहिए, रूल्स सेट होने चाहिए। और वो रूल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर मैं बात करती हूँ बेटा प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर की, तो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर हमारे पास डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द principles and criteria given by International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN। ये एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। और अगर मुझे एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करना है, सो बोटानिकल की जगह हमारे पास वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे जूलॉजिकल, एंड दैट विल बिकम ICZN। तो ये हमारे पास पूरी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करते हैं कि भाई नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होने चाहिए। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ according to binomial system of nomenclature, name of any organism consists of two components। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि दो components present होंगे। हमारे पास जो फर्स्ट नेम होगा दैट विल बी द नेम ऑफ द जीनस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेरिक नेम। और जो मेरे पास सेकेंड या फिर जो लास्ट नेम है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्पीशीज का नाम होगा, नॉट द लास्ट नेम। कभी कभी तीन पार्ट्स भी होते हैं हमारे पास साइंटिफिक नेम के। सो बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज का नाम, ओके। सो हमारे पास नेम ऑफ द स्पीशीज बन जाएगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट। अब ये जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर हुआ, ओके, सो ये बेसिकली क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द साइंटिफिक नेम, राइट। और इस साइंटिफिक नेम की क्यों जरूरत है ना? अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट पीपल। हाँ, पीपल का पेड़ होता है, बड़ा रिलीजियस ट्री माना जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा, ओके ओके। सो फाइकस रिलीजियोसा हमारे पास साइंटिफिक नेम है फॉर पीपल। अब हम लोग तो आराम से बोल देते हैं भाई पीपल का पेड़ है ना, पीपल के पेड़ पे धागा बांध के आ जा दादी नानी। अब दादी नानी को अगर तुम बोलो कि दादी इसका नाम ना साइंटिफिक नेम जो है वो है फाइकस रिलीजियोसा, दादी बोलेगी तू धागा बांधना रहने दे, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, राइट। सो बेटा ये जो नाम है दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक नेम। एंड व्हाई साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट? इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अब अगर मैं सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लूँ, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट भिंडी। हाँ, भिंडी दैट इज लेडी फिंगर। हाँ, सो जो हमारे पास भिंडी है हम उसको भिंडी बोलते हैं, बाहर उसको ओकरा के नाम से जाना जाता है, बच्चे उसको जो छोटे छोटे बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं इंग्लिश में उसको हम लेडीज फिंगर बोलते हैं। सो बेसिकली बेटा इसके एक अकेली सब्जी के देखो तीन नाम हो गए। और अगर आप बात कर रहे हो, अगर इंडिया की ही अलग अलग स्टेट्स की बात करो तो अलग अलग नाम मिलेंगे आपको एक ही सब्जी के। अनियन, हाँ अनियन हम उसको प्याज बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओ तो उसको कांधा बोलते हैं। सो बेसिकली
अगर एक ही कंट्री में एक ही सब्जी के इतने सारे नाम हैं, तो सोचो वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज, कितनी सारी प्लेसेस हैं, और वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी नाम रखते होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सब्जी, किसी भी फल, किसी भी एनिमल का। सो बेसिकली अगर कहीं पे कोई स्टडीज़ की जा रही है, कोई रिसर्च करी जा रही है, सो मान लीजिए जापान में कोई रिसर्च हुई, यहाँ पे भी वो सेम उसी तरीके की रिसर्च चल रही है, तो साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि रिसर्च हो किस पे रही है। हम बोलेंगे हम भिंडी पे कर रहे हैं, वो बोलेंगे हम ओकरा पे कर रहे हैं, हम सोचेंगे तो अलग अलग चीजें हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट बेटा एक प्रॉपर यूनिवर्सल नेम हो, ओके। और उसी यूनिवर्सल नेम को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को यूजुअली हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं कि क्या इसका नाम होना चाहिए। नाउ let us talk about the rules of binomial nomenclature. Rules of binomial nomenclature कहता है कि जो आपका जीनस का नाम है, जेनेरा का नाम है, उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और जो आपका सेकंड नेम आप लिखते हो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, दैट इज स्पीशीज का नाम, वो उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए स्मॉल, ओके। सो दिस इज द रूल। सो बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट रूल आ गया। अब ये देखिए हमारे पास नाम यहाँ पे दिया गया है जंगल के शेर का, दैट इज द पैंथेरा लियो। दिस इज the scientific name for lion, okay। so बेटा यहाँ पे अगर हमने lion का scientific name लिखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पैंथेरा है, पैंथेरा is indicating the genus and Leo is indicating the species। तो यहाँ पे लियो का L जो है वो स्मॉल हमने लिया है और पैंथेरा का P जो है वो कैपिटल लिया है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप हाथ से साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, लेट अस राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ मियाओ, कैट का नाम लिखते हैं, ठीक है। सो इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस, ओके। सो दिस इज फेलिस कैटस। अब मैंने इसको हाथ से लिखा है, तो मैं इस के दोनों पार्ट्स को सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इट इज़ वेरी वेरी मस्ट कि आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हों और आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ का या अपने एग्जाम्स में, अपने स्कूल की स्टडीज़ में कहीं पे भी किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो आपको ये रूल पक्का पक्का फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। कि हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। इसको एक साथ मत अंडरलाइन करके आ जाना, दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा दोनों पार्ट्स को। एंड ऑल्सो अगर आप इसको टाइप कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप इसको इटैलिक्स में टाइप करें, ओके। इटैलिक्स लैंग्वेज में इसको टाइप करेंगे, ठीक है, सॉरी इटैलिक्स फॉन्ट में आप इसको टाइप करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द सेकेंड रूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, जिस साइंटिस्ट ने ये नामकरण किया होता है, जैसे हमारे खानदान में क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, इंडियन कल्चर में बुआ होती है ना, वो नॉमेनक्लेचर करती है, वो नामकरण करती है। तो सिमिलरली जो भी इस पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम का बुआ है, जो भी इस साइंटिफिक नेम का साइंटिस्ट है जिसने भी इसका नॉमेनक्लेचर किया होगा, उसका नाम हम थर्ड प्लेस पे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अभी मैंगो सीजन चल रहा है, मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। तो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम कैरलस लिनियस ने दिया था। तो साइंटिस्ट का शॉर्ट फॉर्म में हम नाम थर्ड पोजीशन पे लिख देते हैं और उसको ना ही हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ना ही हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, वो सिंपल रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर विद यू। दीज आर सम रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नॉमेनक्लेचर करा जा रहा है तो जो आप उसके शब्द उठाते हैं, जो वर्ड्स आप उठाते हैं, दे हैव टू बी फ्रॉम आइदर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेजेस में से ही ये आपको वर्ड्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं बेटा, दीज आर द डेड लैंग्वेजेस। और अगर डेड लैंग्वेज है तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, और अगर चेंजेस नहीं किए जाएंगे तभी तो वो नाम यूनिवर्सल रहेगा, हमेशा सभी के लिए सेम रहेगा। अब जो अदर लैंग्वेजेस हैं, दे आर द लिविंग लैंग्वेजेस, वो तो चेंज होती रहती हैं विद टाइम, लेकिन हमें साइंटिफिक नेम ऐसा चाहिए जो कि यूनिवर्सल रहे, विद टाइम चेंज ना हो, इसलिए हम डेड लैंग्वेजेस को पिक करते हैं ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट,
That is classification. What do we understand by classification? So बेटा classification का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, वो खेल रहा है, आपने उसको बहुत सारे कलर्स के मार्बल्स दे दिए. ओके, एंड लेट अस कंसिडर रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट. ओके, आपने बोला रेड सारे मार्बल्स सब मिक्स हैं, आप रेड मार्बल्स उठा के ए बॉक्स में डालो, ग्रीन मार्बल्स उठा के बी बॉक्स में डालो. सिमिलरली जो अलग अलग मार्बल्स हैं उनको आप रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में डालो. तो वो बच्चा क्या करेगा, वो रेड को सारे को इकट्ठा करेगा और ए बॉक्स में डालेगा. राइट, वो क्या कर रहा है बेटा, वो क्लासिफाई कर रहा है मार्बल्स को अकॉर्डिंग टू देयर कलर. ओके, सो दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ दिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड. दे आर grouped into the convenient categories based on some easily observable characters. हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म के एंड उसके बेसिस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. नॉमेनक्लेचर करने से पहले नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लासिफिकेशन तो करनी पड़ेगी. अब एक आपको सामने कुछ प्लांट जैसा दिखा, आप थोड़ी ना उसको एनिमल किंगडम में डाल दोगे. आप कोशिश करोगे, आप उसको सारे प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टडी करने की कोशिश करो एंड फिर आप असाइन करो कि भाई ये प्लांट किंगडम के कौन से फाइलम, कौन से पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. Now comes the word taxa, very very important. जो हमारे पास taxa है वो प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है taxon, और इसका मतलब क्या होता है? It is basically the unit of any rank designating an organism or a group of organisms. इसकी definition से इसका मतलब समझ में नहीं आता. Basically बेटा, अगर आप मान लीजिए आप अपने घर के बाहर कॉलोनी में, सोसाइटी में, गली में आप घूम रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा कि आपको एक डॉग दिखा. ओके, तो आपने साथ वाले को बताया भाई देख कुत्ता. ओके, आपने बोला कि वहाँ पे एक डॉग है. ठीक है, आपको सामने एक पेड़ दिख रहा था. ठीक है, आपने बोला कि यार सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ हो गए हैं, है ना, मतलब काफ़ी ग्रीन हो चुकी है ये वाली सोसाइटी. ठीक है, आपने उस पेड़ का नाम नहीं बोला, आपने सिर्फ उसको पेड़ बोला. ठीक है, आपने डॉग को एनिमल नहीं बोला था, आपने डॉग का नाम, प्रॉपर उस एनिमल का नाम बताया, दैट इज डॉग. लेकिन आपको जो पेड़ दिखे, आपको उसका नाम नहीं पता था, आपने जस्ट बोला पेड़ है. ठीक है, आपको सामने से एक पर्सन आता हुआ दिख रहा था, यू विल से कि ही इज़ ए ह्यूमन बींग, है ना, नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. यू विल से यार एक आदमी जा रहा था. ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस आपको ये पता था दैट इट इज़ अ ह्यूमन बींग. सो द डॉग, ह्यूमन बींग, प्लांट्स, ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ये क्या है? दीज आर द टेक्सॉन्स, ये टेक्सॉन है. अब देखो, अगर मैं एनिमल वाले पोर्शन की बात करूं, एनिमल वाले पार्ट की बात करूं, तो आपको उसका नेम पता था, राइट? तो ये हो गई एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, राइट, कि आपको उसका नाम पता है. सो द यूनिट, ये एक यूनिट है, दैट मीन्स आपको उसका नाम पता था ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक हो सकता है. ठीक है, अब दूसरी बात करूं तो आप बोलोगे कि मुझे ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर जो चीजें दिख रही हैं ये प्लांट हैं. ओके, आपको नाम नहीं पता उसका, लेकिन आपको ये पता है कि ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, कि भाई ये प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है. ओके, एक इंसान जा रहा था, आप बोलोगे कि ये ना स्पीशीज पता है मुझे इसकी, कि ये होमोसेपियंस है. ठीक है, तो बेसिकली आपने अलग अलग लेवल पे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया. तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं ना, चाहे वो नाम है, चाहे आपको उसका किंगडम पता था, चाहे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसकी फैमिली पता हो. ठीक है, सो वो क्या हो जाएंगे? दे आर द टेक्सॉन्स. इनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है बेटा, सो based on the characteristics, living organisms can be classified into different taxa and the process is called as taxonomy. इस process को हम कहते हैं taxonomy, जब हम अलग अलग categories में किसी चीज़ को put कर देते हैं. और एक और term हमारे पास, अच्छा ये जो taxonomy है बेटा, इसके हमारे पास कुछ steps होते हैं. सबसे पहले हम किसी चीज़ की characterization देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, right? उसके बाद हम उसको identify करते हैं.
कि यार ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ ऐसा है, मतलब इसके ट्रेट्स कुछ इस चीज से मिलते हैं, तो क्या ये वही वाला ऑर्गेनिज्म है? ओके, सो दैट मीन्स आप उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो। देन आप करोगे उसका नॉमेनक्लेचर, इसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर करोगे कि भाई इसका हम ये नाम रखेंगे, ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो हो जाएगा क्लासिफाई, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करोगे। सेकंड वन, फिर उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड, उसका आप नामकरण कर दोगे। एंड फोर्थ वन, उसको आप उसके रिस्पेक्टिव किंगडम, फाइलम, ऑर्डर के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कर दोगे। दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस इन द टेक्सोनॉमी। नाउ इसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब होता है बच्चे? द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, their diversities and also their relation with one another। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। सो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं, सॉरी उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेबल है। ओके, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑलराइट, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सबसे बेस है वो है स्पीशीज। हमारे पास जो स्पीशीज होती हैं बच्चा, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग, हम मैंगो का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मेंजीफेरा इंडिका, ओके, एंड सेकेंड हम ले लेते हैं किसी एनिमल, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। ओके, सो अब इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है बेटा, है ना, जो पहला पार्ट है दैट इज द जीनस, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज द स्पीशीज। सिमिलरली ये जो पैंथेरा है दैट इज द जीनस, और जो टिग्रिस है दैट इज द स्पीशीज, राइट। नाउ जीनस क्या होता है? जब बहुत सारी स्पीशीज को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं उसे हम कहते हैं जीनस, ठीक है। यानी कि एक जीनस बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट पैंथेरा लियो, आई एम टॉकिंग अबाउट पैंथेरा टिग्रिस एज वेल एज पैंथेरा पार्डस। तो बच्चे ये हमारे पास पार्डस, लियो और टिग्रिस, ये क्या है? दीज आर द स्पीशीज। ये सारी की सारी स्पीशीज एक इकलौते जीनस के अंडर आती है, दैट इज पैंथेरा। समझ में आई ये बात? जब मैं इसके ऊपर वाले लेवल पे जाऊंगी तो आई विल ऑब्जर्व कि हमारे पास जो फैमिली है, फैमिली क्या करती है? बहुत सारे जीनस को एक कैटेगरी में रखती है। अब ये जो मेरे पास फैमिली है, मान लो मैं बात कर रही हूँ पैंथेरा लियो की, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बात कर रही हूँ फेलिस कैटस की, ठीक है। सो मैंने बात करी है पैंथेरा लियो एंड फेलिस कैटस, ठीक है बेटा। तो मेरे पास पैंथेरा और फेलिस ये दो जेनेरा हैं, ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी को, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं कैट फैमिली को। ओके बेटा, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली को, दैट इज द फैमिली फेलिडी। ओके, कैट फैमिली इज बेसिकली द फैमिली फेलिडी। ओके, सो हमारे पास फैमिली ने क्या किया, अलग अलग जीनस को एक ही कैटेगरी में रखा, फेलिडी। चाहे वो फेलिस जेनरा था, चाहे वो मेरे पास पैंथेरा जेनरा था, वो दोनों के दोनों एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, दैट इज द कैट फैमिली, दैट इज फेलिडी। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का काम क्या होगा? अगेन ऑर्डर क्या करता है? अलग अलग फैमिलीज को एक ही कैटेगरी में रखता है। अब मान लो मैं बात कर रही हूं फैमिली फेलिडी की, अब यार कैट के साथ तो डॉग का होना बनता है ना, तो दूसरी फैमिली है हमारे पास डॉग फैमिली, दैट इज कैनिडी, ठीक है बेटा। अब फैमिली कैनिडी और फैमिली फेलिडी, कैट फैमिली और डॉग फैमिली, ये है तो अलग अलग फैमिलीज, बट इन दोनों को मैंने एक ही ऑर्डर के अंडर रखा, एंड दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा, दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा।
ओके बेटा, नाउ क्लास क्या करेगी, अगेन अलग अलग ऑर्डर्स को एक कैटेगरी में रखेगी। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक क्लास की लेट मी यूज अ कलर, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे क्लास की, तो क्लास क्या कर रही है, हमारे पास एक क्लास है दैट इज मैमेलिया। ओके, तो हम भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं बेटा, मैमेलिया। अब ये जो मैमेलिया क्लास है, मैमेलिया क्लास के अंडर कौन कौन आया, मतलब बहुत सारे आते हैं, मैं सिर्फ दो का एग्जांपल आपको दे रही हूँ। इसके अंडर कार्निवोरा भी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कैट फैमिली, डॉग फैमिली की जो हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ हमारी फैमिली वी आर व्हाट, वी आर प्राइमेटा। हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, हम क्या है, हम प्राइमेट्स हैं। मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरेंगिटन, है ना, ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंडर आ जाते हैं, प्राइमेटा के अंडर आ जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्लास मैमेलिया के अंडर हमने दो ऑर्डर्स की बात करी, दैट इज प्राइमेटा और कार्निवोरा। अब आ जाते हैं हम फाइलम के ऊपर। जो बेटा फाइलम है, फाइलम क्या करेगी, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस को एक कैटेगरी में रखेगी। सो वी हैव द फाइलम कॉर्डेटा, राइट। तो हमारे पास आ गई फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंडर बेटा हमारे पास मैमेलिया भी आ जाएगा, हमारे पास आर्थ्रोपोडा भी आ जाएगा, मोलस्क भी आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है दैट इज द कॉर्डेट्स, right? So not the mollusk, I'm so sorry, if I'm talking about mammalia, if I'm talking about amphibia, if I'm talking about the aves, ये सारी की सारी अलग अलग क्लासेस हैं। ये सारी की सारी क्लासेस हमारे पास फॉल करती हैं कॉर्डेटा के अंडर, और कॉर्डेटा हमारे पास काफ़ी हाई लेवल की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है बच्चे। तो ये सारे के सारे यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका को छोड़ के बाकी सभी के सभी कहाँ, किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्ड टू द एनिमल किंगडम। Okay, so the kingdom is the animal kingdom. This is how we are doing the taxonomic categories. All right, now moving on to the last part of the chapter, that is the taxonomical aids. जी हाँ, बिल्कुल इतना छोटा सा ही हमारा ये चैप्टर है। taxonomical aids बेसिकली हमारे पास जिस भी चीज़ की रिसर्च, जिस भी चीज़ की स्टडीज़ हम कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता हो उसके, राइट। एंड उसके लिए हमें कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत होती है, और उन टेक्सोनॉमिकल एड्स के लिए हमें बहुत सारे पुराने प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स की ज़रूरत होती है। हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, ताकि आने वाली नई स्पीशीज़ जो हैं उनको पुरानी वाली के साथ कंपेयर कर सकें, एवोल्यूशन की स्टडी कर सकें। ठीक है बेटा। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बायोलॉजिस्ट्स हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम बेटा इट इज़ जस्ट लाइक द लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, वैसे इस हर्बेरियम के अंदर भी बुक्स होती हैं। और बुक्स को जब आप खोलेंगे तो उनके अंदर जो शीट्स प्रेजेंट होती हैं, उन शीट्स में प्रेस और ड्राई करके लीव्स को, प्लांट्स के फ्लावर्स को, प्लांट्स के पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको हर्बेरियम नज़र आता है। आप छोटी क्लासेस में शायद समर ब्रेक में हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था, तो हमें इस तरीके से पेस्ट करके लेके जानी होती थी, है ना। तो दैट वाज आवर हर्बेरियम ओनली, ठीक है, वो हमारा हर्बेरियम ही था। नाउ सेकेंड इज द बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स में किसी को प्रेस करके और उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, यहाँ पे जीते जागते प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। बोटानिकल गार्डन्स आर ऑल्सो अ मोड ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, ओके सॉरी एक्स सितु कंजर्वेशन, यानी कि हम यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको हम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सकते हैं और उनको यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड। थर्ड आ जाता है हमारे पास म्यूजियम्स। म्यूजियम्स तो 100% बच्चों ने, हाय प्रियंका कैसे हैं आप, आई एम सॉरी आई डिड नॉट सी योर कमेंट बच्चा।
ओके नाउ हम लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर रहे थे एंड लिविंग वर्ल्ड हमारा खत्म भी होने वाला है, छोटा सा ये चैप्टर था। ओके बेटा, नाउ वी सी बोटैनिकल गार्डन्स, वी हैव म्यूजियम्स। ओके सो हमारे पास ये जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स आपने स्कूल में डेफिनेटली देखे होंगे, एंड वी हैव दीज काइंड ऑफ प्रेजर्वेटिव मटीरियल होता है जिसके अंदर जार्स के अंदर प्लांट्स एंड ऑल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके सो बेसिकली इंसेक्ट्स को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आपने बटरफ्लाई म्यूजियम अगर कभी देखा हो तो वहाँ पे बटरफ्लाइज जो मर जाती हैं या फिर किसी को मार के, व्हाट दे डू, दे आर स्टोरिंग देम इनसाइड द इंसेक्ट बॉक्सेस जस्ट लाइक दिस, राइट। ऐसे करके प्लांट्स जो केमिकल है, फॉर्मेलिन यूजुअली केमिकल यूज किया जाता है, एंड इस तरीके से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके सैंपल्स को आपने देखा होगा पक्का अपनी बायोलॉजी लैब में। और जो बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको केमिकल्स के साथ ट्रीट करके उनके अंदर स्टफिंग कर दी जाती है, उनको अंदर पूरा फिल कर दिया जाता है एंड इस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द जूलॉजिकल पार्क्स। जू तो सब बच्चों ने छोटे में देखा ही होगा, अगर नहीं भी देखा तो पता तो है ही है कि जू क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। एंड हमारे पास लास्ट आ जाता है की बेटा एक एनालिटिकल टेक्सोनॉमिक एड होती है। एनालिटिकल का क्या मतलब होता है, की के पास कुछ, जैसा नाम है ना इसका बिल्कुल वैसा ही इसका फंक्शन है बच्चा। हमारे पास की, हमें चाबी चाहिए किसी चीज़ का पता, किसी चीज़ को खोलने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे किसी चीज़ का नाम खोलना है, मुझे उसके नॉमेनक्लेचर करना है, मुझे उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो मेरे पास चॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उसने कोई क्राइम किया था, उसके आई विटनेस को हमने पूछा कि भाई वो लड़का था या लड़की, हमने उसको 2 ऑप्शन दिए, इसको हम बोलते हैं कपलेट, ठीक है। की में क्या प्रेजेंट होते हैं, कपलेट प्रेजेंट होते हैं। सो हमने बोला लड़का था या लड़की, वो बोलेगा लड़का था, हमने लड़की को साइड कर दिया, अब हम लड़कों पे फोकस करेंगे। फिर उससे पूछा गया कि वो मिडिल एज का था या फिर वो यंग था, वो बोलेगा मिडिल एज का था, हम सारे यंग लड़कों को साइड कर देंगे और मिडिल एज पे फोकस करेंगे। फिर हम पूछेंगे कि उसका हाइट टॉल थी या फिर शॉर्ट थी, वो बोलेगा बिल्कुल छोटा सा बौना सा था, तो हम सारे टॉल और जो हमारे पास मैन है उनको साइड कर देंगे और हम छोटों पे फोकस करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 2 डिफरेंट चॉइसेस में से एक को चूज करके दूसरे को साइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाए, हम उसके ऊपर प्रॉपरली उस रिजल्ट पे आ पाए जिस पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे गार्डन में एक लीफ मिला, है ना, द लीफ वाज लुकिंग लाइक दिस। मैं की खोलूंगी एंड उसमें मैं लीफ के पैटर्न्स पे जाऊंगी। सो मेरे पास कुछ इस तरीके की लीफ का पैटर्न था, कुछ मेरे पास इस तरीके की लीफ का पैटर्न था, एंड आई हैड अ लीफ लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। एंड मेरे पास एक कुछ इस तरीके की भी लीफ का पैटर्न था। तो व्हाट आई वुड डू, जब मैं की खोलूंगी मैं अपनी इस लीफ को मैच करूंगी इन शेप्स के साथ कि ये किसके साथ ज़्यादा बेटर मैच कर रही है, मेरी मैच कर रही है इसके साथ। सो बेसिकली आई विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। देन मान लीजिए इसके आगे फर्दर ऑप्शन है कि ये इस प्लांट को बिलोंग करने वाली लीफ हो सकती है। सिमिलरली इसके आगे भी फर्दर ऑप्शंस थे, राइट। फिर मैं आगे उन ऑप्शंस को चूज करती रहूंगी, एक को सिलेक्ट करूंगी, दूसरे को चूज करूंगी, एंड फर्दर मेरे पास फ्लो चार्ट के एंड में मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा कि मैं किस चीज का सर्च कर रही थी। सो दैट इज द key for you people. Okay, so these are the different kind of taxonomical aids. I hope the chapter is clear with you people. और ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टिल देन इस चैप्टर को एनसीईआरटीज में से रीड ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट तो प्लीज़ डू एनरोल योरसेल्फ। फटाफट से अपनी जो विद्याकुल की ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, एज वेल एज अपना जो फ्री बैच है अगर आपने उसमें एनरोल किया ही हुआ है डेफिनेटली, तो इससे कहीं ज़्यादा बेटर डिटेल्ड फॉर्म में आपको मैं मास्टर बैच में लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ। फ्री बैच के जो नंबर हैं दैट इज़ क्वाइट लेस, राइट। हफ्ते में आपकी एक क्लास होती है। मास्टर बैच में देयर आर द कंसिस्टेंट क्लासेस 4 in number. You will get the handwritten notes from me, you will get the assignments as well as the test series as well as a doubt session के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, और वो डाउट्स मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करती हूँ। सो प्लीज़ डू एनरोल योरसेल्फ इन द मास्टर बैच इफ़ you want to prepare very well for your exam. And it is not only me, बहुत सस्ता सा मेंबरशिप है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, PCMB सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो प्लीज गाइज डू एनरोल योरसेल्व्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।